हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, गोपाल स्नैक्स का आईपीओ, इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 11 मार्च को आखिरी दिन है। तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए दोस्तों, 6 मार्च को ये आईपीओ ओपन हुआ था, 6-7 2 दिन तक ये आईपीओ ओपन था। तो आज की तारीख में दूसरा दिन था, ठीक है। अब कल की तारीख में फ्राइडे है, फ्राइडे को छुट्टी है महाशिवरात्रि की। इस कारण क्या है कि फिर सैटरडे संडे आ जाएगा, फिर ये 11 मार्च को वापस खुलेगा। इसलिए 11 मार्च लास्ट डेट है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो सारी चीजें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए दोस्तों, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो देखिए, गोपाल स्नैक्स के आईपीओ में आज की तारीख में अप्लाई करने के लिए दूसरा दिन था। तो 2 दिन तक ये जो सब्सक्राइब हुआ है टोटल 1.48 टाइम्स, मतलब 1.48 गुना ही अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। चाहे क्यूआईबी पोर्शन की बात करें, क्यूआईबी तो अभी तक अंडर सब्सक्राइब है। एनआईआई और रिटेल पोर्शन की तरफ से भी नॉर्मल ही सब्सक्रिप्शन आया, इतना ज्यादा बंपर सब्सक्रिप्शन अभी हमें देखने को नहीं मिला है। अभी तक इस पर जो पैसे लग चुके हैं 674 करोड़ रुपए, बहुत कम पैसा लगा है अभी तक। हाँ, आखिरी दिन अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है क्यूआईबी की तरफ से या एनआईआई पोर्शन की तरफ से, पर अभी तक ओवरऑल कम सब्सक्रिप्शन है। फिर दोस्तों बात करें इसके जीएमपी की। जीएमपी पहले 20% से ऊपर की चल रही थी, फिर धीरे धीरे करके डाउन हुई। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स के अंदर लगातार गिरावट के कारण क्या है कि अभी आईपीओ की लिस्टिंग पर भी हमें काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अभी आप देखें, मुक्का आईपीओ की लिस्टिंग जितना उम्मीद थी उससे कम हुई, एक्सिकॉम की जितना उम्मीद थी उससे कम हुई, उसके अलावा प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का आईपीओ, उसकी भी जितनी उम्मीद थी उससे कम हुई। सारे आईपीओ की जो लिस्टिंग है अभी जितनी उम्मीद हो रही है उससे कम हो रही है। इस कारण इसकी भी डिमांड अभी घट गई, आईपीओ सेंटीमेंट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तो जीएमपी अभी चल रही है 30 रुपए पर शेयर, 37 शेयर्स का लॉट है। 1110 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 8 मतलब 8% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। डिमांड अभी बहुत कम चल रही है इस आईपीओ की। और देखिए दोस्तों, जीएमपी तो एक सिर्फ अंदाजा है, इसको अंदाजा मानकर ही चलें, फिक्स चीज ना माने। तो अभी फिलहाल देखा जाए जीएमपी कम है, डिमांड थोड़ी कम चल रही है। फिर बात करें इसके एंकर लिस्ट की। एंकर लिस्ट के द्वारा 194 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जिसके अंदर अगर कुछ बड़े नाम की बात करूं तो बोफा, क्वांट, एडलविस जैसे कुछ बड़े नाम शामिल है। पर अगर एंकर लिस्ट ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट कह सकते हैं। ना एफआईआई के अंदर कोई ज्यादा बड़े नाम है, ना इंडियन म्यूचुअल फंड्स के अंदर कोई ज्यादा बड़े नाम है। तो इसकी ठीक ठाक एंकर लिस्ट कह सकते हैं, नॉट बैड एंकर लिस्ट। तो अभी जो इसकी जीएमपी चल रही है, एंकर लिस्ट देखा जाए या ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से थोड़ा सा रिस्क नजर आ रहा है, क्योंकि जीएमपी भी 20% से कम है, तो थोड़ा सा रिस्क तो है ही। फिर दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, इसके लिए क्या है कि हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। और देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म कुछ 1-2 महीने नहीं होते हैं, मिनिमम 3 या 5 साल होता है लॉन्ग टर्म। तो 5 साल के अंदर आप अपने ड्रीम कार या ड्रीम हाउस लेने का सपना तो देखते हैं, लेकिन कैसे? अगर मैं बोलूं आप अपने ये सपने स्टॉक एसआईपी में इन्वेस्ट करके पूरा कर सकते हो, तो हाँ, आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हो बाय जस्ट इन्वेस्टिंग इन एसआईपी। स्टॉक एसआईपी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसके अंदर आप रेगुलरली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अंदर आपको हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मोतीलाल ओसवाल के बारे में, जो आपको इन सभी चीजों में बहुत मदद करता है। मोतीलाल ओसवाल, जो कि एक ट्रस्टेड नेम है फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, उनके डेकेड्स के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की वजह से वो एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इनके पास एक अच्छी रिसर्च एंड एडवाइजरी टीम है, जो आपको मार्केट के बारे में बताती है और आपको टाइम टू टाइम सही रेकमेंडेशंस देती है। और तो और आप इनकी मदद से इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं विद देयर रेडीमेड फ्री ऑप्शन स्ट्रेटजीज इन ऑप्शन स्टोर फीचर। एंड इनके पास काफी हाई क्वालिटी फीचर्स भी हैं, जो इस प्लेटफॉर्म को काफी रिलायबल और ट्रस्टवर्दी बनाते हैं। तो रुके क्यों हो, आप भी अपने सपने पूरे करो बाय जस्ट इन्वेस्टिंग इन मोतीलाल ओसवाल। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। तो सबसे पहले इसके पॉजिटिव्स देखते हैं, भाई इसके अंदर क्या पॉजिटिव्स है। तो पॉजिटिव्स के अंदर अगर कहें तो इसका सेक्टर सदाबहार सेक्टर, ये जो नमकीन, एफएमसीजी, फूड वाला जो प्रोडक्ट है सदाबहार सेक्टर है, क्योंकि ऐसी चीजों की डिमांड हमेशा रहती है। अगर क्वालिटी अच्छी है और ब्रांड नेम मतलब बहुत अच्छा हो गया है, तो कंपनी क्या है कि आगे चलती रहती है। और हाँ, अभी इसने अपना ब्रांड अच्छा जमाया भी है गुजरात, स्पेशली गुजरात के अंदर, और राजस्थान, महाराष्ट्र ऐसे कुछ स्टेट्स में भी फैल भी रहा है ज्यादा। बाकी प्रोडक्ट्स इसके अच्छे हैं, पर्सनली मैंने भी मतलब टेस्ट कर रखे हैं। ऐसा नहीं कि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, पर्सनली मुझे भी इसके प्रोडक्ट्स वगैरह ठीक लगते हैं और यूज भी करते हैं हम। बाकी फाइनेंशियली अभी स्ट्रांग है, मतलब पिछले 1-2 सालों से कंपेयर करें तो इसके फाइनेंशियल स्ट्रांग हुए हैं। डेट वगैरह इसका कम हुआ है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है।
तो ये अच्छी बात है। और उसके अलावा इसके जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो पिछले सालों की तुलना में बढ़े हैं, 2% से अभी 8-8.5% के आसपास हुए हैं। तो ये अच्छी बात है कि भाई प्रॉफिट मार्जिन बढ़े हैं। उसके अलावा इसका डेट कम हुआ है, काफी अच्छी चीज है। बाकी इसकी वैल्यूएशंस देखें, वैल्यूएशंस अपने जो भी कंपिटिटर्स है बीकाजी और प्रताप स्नैक्स, उनसे तो सही वैल्यूएशंस पर है। हालांकि रेवेन्यू के मामले में उनसे छोटी भी है, पर वैल्यूएशंस भी ठीक लेकर आए हैं, ज्यादा महंगी नहीं है। बाकी इसकी ROE और ROC, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ऊपर है, तो ये अच्छी बात है। और ओवरऑल अगर देखा जाए कुछ सालों में इसने काफी अच्छी ग्रोथ की है। मतलब अगर इसके प्रोडक्ट्स की बात करें या रेवेन्यू की बात करें, मतलब इसने कुछ सालों के अंदर अच्छी पकड़ जमाई है मार्केट के अंदर। अब नेगेटिव्स के अंदर क्या है, तो नेगेटिव्स इतने ज्यादा भी नहीं है, पर नेगेटिव्स है जरूर। तो नेगेटिव्स के अंदर ये है कि सेक्टर्स का अगर देखें तो कंपिटिटिव सेक्टर है। इस सेक्टर के अंदर हर कोई घुस सकता है बहुत ही आराम से। अब पर्सनली मेरी बात करें तो मेरे भी नमकीन का ही बिजनेस, आपको पता ही होगा, नमकीन कचौरी स्वीट्स का बिजनेस है, तो मुझे इसका नॉलेज है। हर कोई इसके अंदर घुस सकता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। उसके अलावा अगर ग्राहक जो होते हैं, मतलब जो कस्टमर्स हैं, उनको नए नए फ्लेवर्स चाहिए होते हैं, कुछ यूनिक चीजें चाहिए होती है, तो हमें बार बार इनोवेशन कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। हाँ, ये बात एक अच्छी है कि अगर हमारा ब्रांड नेम जो है जम जाता है, एक बार लोगों को एक बार टेस्ट पसंद आ जाता है और ब्रांड अच्छा चल जाता है, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, मतलब सेल अच्छी होती है उसके बाद। फिर बात करें गुजरात राजस्थान के अंदर इसका ज्यादा फैला हुआ है अभी, स्पेशली गुजरात के अंदर। तो अभी इसको ऑल इंडिया के अंदर फैलना पड़ेगा। जैसे अभी बीकाजी कैसे कर रहा है, अपनी एड वगैरह के थ्रू ब्रांड वगैरह प्रमोट अच्छा कर रहा है, तो उसका ऑल इंडिया के अंदर फैलाव है। प्रताप स्नैक्स का भी अच्छा है फैलाव, तो वैसे इसको थोड़ा थोड़ा करके फैलना पड़ेगा। वैसे इसने ग्रोथ की है, 12 स्टेट्स के अंदर अभी ये काम कर रहा है, मतलब वहां पर इसके प्रोडक्ट्स जाते हैं। पर ऑल इंडिया के अंदर भी इसको धीरे धीरे करके बढ़ना पड़ेगा, वो धीरे धीरे टाइम अनुसार बढ़ेगा। और अभी अगर कंपेयर करें प्रताप स्नैक्स को, बीकाजी को और गोपाल स्नैक्स को, तो बीकाजी की ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी बढ़िया नजर आती है, क्योंकि अभी एड वगैरह भी अच्छी चलाते हैं, ऑल इंडिया के अंदर फैलाव है, विदेशों के अंदर भी माल सेल होता है, तो बीकाजी की थोड़ी प्रेजेंस अच्छी है। वैसे इसको प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। बाकी ओवरऑल ठीक है, नॉट बैड इसको कंपनी आप कह सकते हैं। पर्सनली देखा जाए मेरा विचार तो यही था कि मैं लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करूंगा, पर अभी लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से आप देख सकते हैं कि भी ओवरऑल डिमांड कम नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म में मेरा कोई अभी खास इरादा नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी होल्डिंग है। तो मेरे अनुसार आप डिसीजन ना बनाए, आपको लगता है कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म में इसके साथ जाना चाहिए, तो वो अलग चीज है। बाकी ओवरऑल नॉट बैड कंपनी ये नजर आ रही है। मतलब इतनी जबरदस्त भी नहीं कि भाई मैं टूट के पड़ जाऊं कि बाद में मुझे नहीं मिलेगा, वैसा भी कुछ नहीं है। और कोई ऐसा स्पेशलाइज सेक्टर भी नहीं है कि भाई एक अलग सेक्टर के अंदर काम करती हो जहां पर लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाला है फ्यूचर के अंदर, वैसा भी कुछ नहीं है। तो ये चीजें हैं, सारी चीजें आप ध्यान में रख के आप डिसीजन बनाइएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए 11 मार्च को आसपास जीएमपी बढ़ती है, क्यूआईबीज की तरफ से बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है, तो मैं लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से सोच सकता हूं। पर अभी तक मेरा कोई इरादा नहीं है, इस आईपीओ के अंदर कोई खास इंटरेस्ट अभी नहीं बन रहा है। और दोस्तों कोई भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाए। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा दोस्तों मोतीलाल ओसवाल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, विजिट करना मत भूलिएगा।